और 22 साल दूसरों पर उंगलियां उठाता रहा। आज वो ये कह रहा है कि मैंने इसलिए दूसरों को चोर कहा था क्योंकि मुझे एजेंसियों ने कहा था, और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाकर पूरी अपनी सियासत झूठ बोलकर और दूसरों को इल्ज़ाम लगाकर और इस्लामी टच देकर पूरी जो सियासत है वो करने की कोशिश की 22 साल। और मुनाफिकत, झूठ, ड्रामेबाजी, तमाशा हर बात में करने की आदत। इमरान खान साहब ने कल सेमिनार में जो बात की उसमें चंद ऐसी बातें हैं जिसकी आवाम को बताना बहुत ज़रूरी है और उस पर बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये कि उन्होंने कहा कि मुझे एजेंसियां ब्रीफिंग देती थीं, इनकी चोरी के बारे में बताती थीं। तो इमरान खान साहब, कौन सी एजेंसियां आपको ब्रीफिंग देती थीं? आप ये बताएं कि कौन सी एजेंसियां ब्रीफिंग देती थीं और उन एजेंसियों में कौन से लोग ब्रीफिंग देते थे। आप ये ने कहा कि मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी एजेंसियों ने गारंटी दी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में किन एजेंसियों ने गारंटी दी थी और क्या कहा था? कौन सी गारंटी दी थी और आप वो गारंटी क्यों ले रहे थे? और फिर आपने ये कहा कि पीपीपी और मुस्लिम लीग नून के बारे में हमें एजेंसियों से रिपोर्टें मिलती थीं। तो क्या वो रिपोर्ट्स आप मंगाते थे? और कौन आपको रिपोर्ट्स देता था एजेंसियों में से? कौन आपको वो तमाम चीजें बताता था? उनका नाम लें। इमरान खान साहब, ड्रामे बंद करें, इल्जाम लगाना बंद करें, तमाशे बंद करें, नौटंकी बंद करें, झूठ बोलना बंद करें। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में हौसला है, अगर आप में जुर्रत है, तो बताएं कि कौन सी एजेंसी, कौन बंदा, कौन सा एजेंसी के अंदर, कौन सी एजेंसी का कौन सा बंदा आपको रिपोर्टें देता था? कौन सा बंदा आपको पीपीपी और मुस्लिम लीग नून के बारे में रिपोर्ट्स भेजता था और ब्रीफिंग देता था? किसने आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में गारंटी दी थी? और क्या गारंटी दी थी? कि आपको फॉरेन एजेंट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा? ये गारंटी आपने ली थी और क्यों ली थी? किसने दी थी? आप हर वक्त इल्जाम लगाते हैं, आपसे सवाल पूछो तो जवाब नहीं देते। कानून के कटहरे में आपको खड़ा करो तो आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं जवाबदेह नहीं हूं, मैं रिकॉर्ड नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन आपसे सवाल करे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। नेशनल क्राइम एजेंसी आपके इल्जामात पे आपसे सबूत मांगे, आप कहें मैं सबूत नहीं दूंगा शहबाज शरीफ के खिलाफ। यहां लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपसे जवाब मांगे, सबूत मांगे उन इल्जामात के जो आपने लगाए, आप कहते हैं मेरे पास सबूत नहीं, मेरे पास जवाब नहीं। आपसे FIA पूछे सवाल फॉरेन फंडिंग के बारे में, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। आपसे ऑपोजिशन पूछे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। आपसे मीडिया पूछे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। आपसे पार्लियामेंट पूछे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। ये क्या तमाशा है? ये क्या तमाशा है? अगर 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम अपनी बेटी के साथ मुल्क की तारीख में पहली दफा रोजाना की बुनियाद पर, झूठे इल्जामात की बुनियाद पर, उनको मालूम था, अरशद मलिक साहब ने सब कुछ बता दिया था, उनको यह बात मालूम थी कि उन पर तमाम इल्जामात लगाए हुए झूठे, उनको उनकी सजा झूठी, उनके ऊपर केस झूठा था, लेकिन जवाब दिया था क्योंकि उनको पता था कि एक धेले की करप्शन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की। आपने उस वक्त भी इल्जामात लगाए और आज आप कहते हैं कि आपको एजेंसियां ब्रीफिंग देती थी, इसलिए आपने इल्जामात लगाए हैं। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ आपने कोई अदारा नहीं छोड़ा, कोई दोस्त मुमालिक आपने नहीं छोड़ा जिसके प्रोजेक्ट को आपने कंट्रोवर्शियल ना किया हो। आपने नैब नहीं छोड़ी, FIA नहीं छोड़ी, आपने नेशनल क्राइम एजेंसी में जाकर घटिया सबूत और झूठे सबूत दिए। आपने इधर डेविड रोज डेली मेल को बुलाकर उनको झूठे सबूत दिए क्योंकि आपको एजेंसियां ब्रीफिंग दे रही थी। कौन दे रहा था ब्रीफिंग आपको? और उसके बाद जिस अदालत में नैब के केस पेश हुए, जिस अदालत के अंदर, जिस अदारे के अंदर नैब के केस पेश हुए, इल्जामात, कोई सबूत नहीं पेश किया आपने।
चाहे वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो, चाहे वो नैप कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो एनसीए हो, चाहे वो डेली मेड हो, चाहे वो डेविड रोज हो, एक इल्जाम का सबूत आपने पेश नहीं किया। 4 साल आपके पास रिकॉर्ड था, क्योंकि आपको एजेंसियां ब्रीफिंग दे रही थी। आज आप ये कह रहे हैं, ये किस किस्म का तमाशा है? वो एसिड रिकवरी यूनिट बना के उस टाउट को बिठा के दूसरों की पगड़ियां उछाली, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, मीडिया ने 2-2 घंटे दिखाई। आप कहते हैं मुझे एजेंसियां ब्रीफिंग दे रही थी। आपको शर्म नहीं आती? 22 साल आप लोगों पर इल्जामात लगाते रहे, लोगों की बेटियों को, लोगों की बहनों को, लोगों की माओं को गिरफ्तार करते रहे, हथकड़ियां लगाते रहे, सजाए मौत की चक्कियों में रखते रहे, डेथ सेल्स में रखते रहे, और कहते हैं मुझे तो एजेंसियां कह रही थी ये चोर हैं। इतना बड़ा मुल्क के एहतसाब के साथ मजाक कर दिया आपने। और आज आप समझते हैं कि आप एक मीडिया सेमिनार करके आप मीडिया के जो आजादी के दुश्मन है उससे भी आप बरीउज़्ज़मा हो जाएंगे, और आज आप ये कह के कि मुझे एजेंसियां ब्रीफिंग दे रही थी, वो आपके ये तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। किसी बेगुनाहों को आपने जेलों में रखा, और आज कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो लोग ब्रीफिंग देते थे। तो बताएं फिर नाम उन लोगों के, बताएं उन एजेंसियों के नाम जहां से आप रिपोर्टें मंगाकर रिपोर्टें लेते थे और ब्रीफिंग्स लेते थे, अगर हौसला है और हिम्मत है। नवाज शरीफ 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम, पैनमा का जाल बिछाया गया, हीरों की JIT बनाई गई, सरीना के लिफाफों में फैसले आए, जज अरशद मलिक की गवाही थी कि मुझ पर दबाव डाला गया, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, यह अरशद मलिक ने कहा था। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा नहीं, एहतसाब का अमल खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट में शुरू करवाया, वहां कुछ नहीं मिला तो अकामे की बुनियाद पर वो तनख्वाह, ये अवाम को सुनना जरूरी है, वो तनख्वाह जो बेटे से नहीं ली थी, ब्लैक लॉ डिक्शनरी के कानून का सहारा लेकर, मुल्क के अंदर कानून ही नहीं था कि जो इनकम ना ली जाए उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है, ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लिया गया, सिसिलियन माफिया कहा गया, गॉड फादर कहा गया, और उसके बाद उसको उसकी सदारत से हटाया गया। 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को अकामे के ऊपर जिसका कानून मौजूद नहीं डाला गया, उसने फिर भी एक ही बात कही कि इदारे अपने आईनी हदूद में रहें। अदारों का कोई काम नहीं सियासत के अंदर। वोट की इज्जत की बात की, उनकी अहलिया बिस्तरे मर्ग पर थी, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के ये जानते हुए कि इल्जामात जो हैं वो झूठे हैं, बेटी का हाथ पकड़ कर लेकर आए। मुल्क की तारीख में कोई लीडर का नाम बताएं जो झूठे इल्जामात के ऊपर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वापस लाया हो, अपनी अहलिया को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर आया हो, जिसका तमाशा और तमस्खर उड़ाया इन लोगों ने। रोजाना की बुनियाद के ऊपर पेशियां भुगती। उसने तो नहीं कहा मुल्क को आग लगा दूंगा, उसने तो नहीं कहा मुल्क के टुकड़े कर दूंगा, उसने कहा कि अदारे सियासत से बाहर रहें और अपने आईनी किरदार को अदा करें। नो कॉन्फिडेंस को बैरूने मुल्क साजिश में तब्दील करवाना चाहते थे आप, ये आपने कहा कल, कि आपने न्यूट्रल्स को कहा कि मेरी सियासत बचाओ, मेरी कुर्सी बचाओ, मेरा इक़्तिदार बचाओ, नो कॉन्फिडेंस को बैरूनी मुल्क साजिश और रिजीम चेंज के अंदर खुदा का वास्ता तब्दील कर दो। और जब अदारों ने न्यूट्रल किरदार अदा किया, और न्यूट्रल किरदार जो है वो आईनी किरदार है, वो न्यूट्रलिटी की लकीर आइन खींचता है, और खड़े होकर सेमिनार में कहते हैं कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, मेरी मदद करो, मेरी झूठी सियासत की डूबती हुई किश्ती को बचाओ। नवाज शरीफ के साथ मौजना करते हो, तुम तो गुलाम नहीं थे, तुम तो मुल्क को आजादी दिलाना चाहते हो, और तरले मिन्नतों अपनी सियासत, अपने इक़्तिदार और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आ गए हो। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर एक दफा नहीं
2 दफ़ा तमाम सिक्योरिटी के अदारों ने कहा कि किसी किस्म का कोई शवाहिद नहीं है कि बैरूनी मुल्क किसी किस्म की कोई भी मदाखलत हुई हो या कोई भी चीज़ हुई हो। और 31 मार्च 2022 और 22 अप्रैल 2022 की दोनों नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स में इस बात को इंडोर्स किया गया, क्योंकि वो तुम्हारे घटिया खेल का हिस्सा जो तुम ख़त लहरा रहे थे कि ये बैरूनी मुल्क साजिश हो रही है, असल में वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो रहा था। और तुम्हें पता था कि आपका इक़्तिदार और आपकी कुर्सी आपसे छिन रही है, तब तो आवाज़ें लगाने लग गए। और आप रोज़ तमाशा खड़ा करते हो, रोज़ खड़े होते हो। तो और एक तरफ वो वज़ीर आज़म जो 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म था, जो आज तुमने खुद कह दिया कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था, हेर से थी जिसके ऊपर तुम ये इल्ज़ाम लगाते रहे और उनको जेलों में रखते रहे, उनकी बेटियों माओं को हथकड़ियाँ लगाकर जेलों से घसीटते रहे। और ये बात 1 दिन की या 2 दिन की नहीं है जो नज़ारा आज आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा। ये 2-2 साल की कैदें हैं, ये 1-1 साल की कैद है, ये 1.5-1.5 साल की कैदें हैं, ये साल की पेशियाँ नैब में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि आज नवाज शरीफ सुरखरू है। आज कोई उंगली नहीं उठा सकता कि एहतसाब के लिए पेश नहीं किया था। आज कोई उंगली नहीं उठा सकता कि एहतसाब और हिसाब देने के बजाय भाग गया था। आज कोई उंगली नहीं उठा सकता कि इक़्तिदार छीनने की उसके ऊपर मुल्क को आग लगाने की बात नहीं की थी, मुल्क को टुकड़ों में बांट देने की बात नहीं की थी। और तुम्हारा मुकाबला नवाज शरीफ के साथ, फाशिस्ट का, जालिम का, झूठे का, मुनाफिक का, नालायक का, नाअहल का, उस शख्स के साथ मुकाबला करते हो जिसके मंसूबों पे तख्तियां लगाते हो, तुम्हारे जैसे कश्मीर फरोश का। और जो लोगों पे इल्ज़ाम लगाए, बोहतान लगाए, डी चौक में खड़े थे ना 120-26 दिन, तुम्हारा नाम नहीं निकला था नवाज शरीफ के मुंह से। तुम सुबह दोपहर शाम पगड़ी उछालते हो दूसरों की, तुम सुबह दोपहर शाम लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हो, आप सुबह दोपहर शाम लोगों पर बोहतान लगाते हैं। और फिर अदारों को कहते हो मदाखलत करो, आइन शिकनी करें, आपकी कुर्सी बचाएं, आपकी सियासत बचाएं। और आप फिर कहते हो मैं वोट पार्लियामेंट में वोट दिलवाने के लिए अपने अराकीन को, एजेंसियों को कहता था, उनको कहते हो मेरी सियासत बचाएं, न्यूट्रल ना रहें। और अगर आप न्यूट्रल नहीं होगे तो अदारों को कहते हैं जानवर के नाम से पुकारते हैं, जानवर आप हैं। जब इक़्तिदार की कुर्सी हट जाती है तो कहते हैं मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इक़्तिदार की कुर्सी हट जाती है तो वफाक की इकाइयों को आपस में टकराते हो। कुर्सी हिल जाती है, इक़्तिदार चला जाता है तो इतने घटिया हो कि अदारों के अंदर अपने चीफ ऑफ स्टाफ की ज़बान से बगावत और म्यूटनी की कॉल्स दिलवाते हो। इक़्तिदार का इतना हवस कि जो शहीद हो गए लसबेला इंसिडेंट में, अपने ट्रोल्स और अपने पार्टी के तर्जुमानों से उनके ऊपर उस अंधोनाक वाक़ये के ऊपर ट्रोल्स के जरिए कैंपेन चलवाते हो। इतने घटिया हो कि मस्जिद नबवी में सियासी मुखालिफिन के ऊपर बंदों को हायर करके नारे लगवाते हो। उन बेगुनाहों को सजा हो गई 10-10 साल की। और फिर कहते हो कि न्यूट्रल्स अपना किरदार अदा करें, अभी भी टाइम है। फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं आता तो कहते हो किसी के आगे जवाब दे नहीं हूं। आइन तोड़ते हो, पार्लियामान के ऊपर हमला करते हो, मीडिया की जबान बंदी करते हो, सियासी मुखालफीन को झूठे इल्जामात के ऊपर जो मान लिया झूठे थे सजाए मौत की चक्कियों में रखते हैं। अपने इक़्तिदार के लिए बुशरा बीबी और गोगी साहिबा की करप्शन को बचाने के लिए कहते हो मैं जवाब नहीं दूंगा। अगर जवाब नहीं है तो फिर कानून है, और अगर जवाब है तो दो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की तरह। मरियम नवाज शरीफ साहिबा झूठे इल्ज़ामात पे अपने वालिद को सुरखरू करने जेल गई थी। किधर है बुशरा बीबी और फरा गोगी? जवाब क्यों नहीं देती? FIA में क्यों नहीं पेश होती?
तोशाखाना का जवाब क्यों नहीं देती? फॉरेन फंडिंग का फॉरेन एजेंट जवाब आप क्यों नहीं देते? और उसके बाद कहते हो कि मुझे एजेंसीज ने कहा था कि ये चोर हैं, तो जो, और फिर कहते हो कि जवाब भी नहीं दूंगा, और फिर पंजाब आईजी प्रिजन को ये अवाम सुने। कठपुतली वजीर आला को कहते हो कि जाके शहबाज गिल को निकालो, जिसने मेरे कहने पे मेरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा था, उसकी कोई गलती नहीं है, फिर उससे भी दूर हो जाते हो। और फिर कहते हो निकाल के लाओ हडियाला से, हडियाला से निकाल के लाओ, अस्पताल में शिफ्ट करो। और मैं नहीं वो काम करना चाहती जो आपके तर्जुमानों ने किया है। मैं उस रास्ते पर नहीं जाना चाहती, मैं तमस्खर उड़ाऊं। अवाम को पता है कि कहाँ क्या ड्रामा और तमाशा हो रहा है। और जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स हैं, वो इन लोगों के डॉक्टर्स उसमें मौजूद हैं जो कह रहे हैं बिल्कुल फिट हैं वो, जिनको कैमरा देख के सांस की तकलीफ हो जाती है। मैं आगे इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन आज ये फैसला होगा इमरान खान साहब, आपको बताना पड़ेगा किस एजेंसी ने, किस शख्स ने आपको ब्रीफिंग दी थी, किसने आपको इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर की गारंटी दी थी और क्या गारंटी दी थी, और आप वो ब्रीफिंग्स, वो गारंटी, वो रिपोर्ट्स क्यों मंगा रहे थे। और आप चाहते हैं कि आपको हर अदारे में एक जावेद इकबाल मिले जिसकी तैयबा गुल की वीडियो हो, जिसको वो वीडियो दिखाकर कॉम्प्रोमाइज किया जा सके, और उस कॉम्प्रोमाइज में नैब न्याजी गठजोड़ बने, और उसके बाद उस हेयर से पे आपने किसी को नहीं छोड़ा, किसी की बहन को नहीं छोड़ा, किसी की बेटी को नहीं छोड़ा। शहबाज शरीफ की बेटियां जाके लाहौर हाई कोर्ट में पेशियां भुगतती रहीं और इन्वेस्टिगेशन करती रहीं, उनके घरों पर हमले कराए। FIA जाती थी, नैब जाती थी, घरों के अंदर घुस जाती थी। फरियाल तारपुर साहिबा को आपने घसीटा, उनके घर पे हमला किया, फिर जेल से घसीट कर आए, ईद वाली रात को लेकर आए। ये सारा कुछ उस वक्त हुआ जब आप वजीर आजम थे। जैसे मैंने कल कहा कि सहाफियों को गोलियां लगी, पसलियां टूटी, नाक की हड्डियां टूटी, तशद्दुद हुआ, टांगें टूटी, बच्चियों के स्कूलों से अगवा हुए, प्रोग्राम्स खत्म हुए, आर्टिकल्स खत्म हुए, नैब गर्दी हुई। सबसे बड़े मीडिया हाउस के मालिक कुछ मीर शकीलुर रहमान साहब को नवाज शरीफ के बुग़ज़ में और उसमें उनको गिरफ्तार किया और पैगाम दिया मीडिया को कि चुप हो जाओ। लेकिन अब चुप होने का वक्त तुम्हारा है। ये इल्जामात का तमाशा खत्म होना चाहिए। कभी कहते हो X ने कहा, कभी कहते हो Y ने कहा, कभी कहते हो Z ने कहा, कभी कहते हो A ने कहा। नाम लो, बताओ किसने कहा, किस अदारे ने कहा, किस एजेंसी ने कहा, किसकी रिपोर्ट थी, किसने गारंटी दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, और क्या गारंटी दी, और वो तुम गारंटी क्यों ले रहे थे। ये सारी चीजों का जवाब आना चाहिए, इल्जाम नहीं आना चाहिए। अब ये तमाशा अवाम के आगे खत्म होना चाहिए। अब आप महज इल्जामात लगाकर आप भाग नहीं सकते, और फॉरेन एजेंट, फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का जवाब दो। वो जवाब से आप नहीं भाग सकते। किसी किस्म की ये अल्लाह माफी दे शोहदा के ऊपर कैंपेन डाइवर्ट नहीं कर सकती आपके जवाबात को, आपकी करप्शन को, आपकी फॉरेन एजेंट होने पे, आपकी फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी पे सैलाब के नाम पर फंड रेजिंग करके, शौकत खानम के नाम पर फंड रेजिंग करके, पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करके, कभी हिंदुस्तान से पैसा, कभी इसराइल से पैसा, कभी US से पैसा, कभी कनाडा से पैसा। ये जवाब आपको देने पड़ेंगे, जितने मर्जी घटिया हो जाओ, क्योंकि वो हौसला आप में बहुत है। उसकी लिमिट बहुत अच्छी तरह झूठ बोलने की और घटिया होने की आप अटेन कर सकते हैं, लेकिन ये जवाब देना पड़ेगा। इल्ज़ामात का तमाशा बंद करना पड़ेगा, झूठ का तमाशा बंद करना पड़ेगा, तोहमत का तमाशा बंद करना पड़ेगा, बहतान का तमाशा बंद करना पड़ेगा। इसने कहा, उसने कहा, मैंने सुना, वहां गया था, ये हुआ, वो चोर है, वो डाकू है। चोर भी तुम, डाकू भी तुम, झूठे भी तुम, मुनाफिक भी तुम, नालायक भी तुम, नालायक ना अहल भी तुम, फाशिस्ट भी आप, सिसिलियन माफिया भी आप। और जिस तरह कानून हरकत में आया है, जो कानूनी तकाजे हैं, जो कानून कहते हैं, उसके मुताबिक आपको जवाब देना भी पड़ेगा और हमें लेना भी आता है। जी
कोई सवाल? जैसा आपको कहना चाहिए, इस पे कोई सवाल नहीं। मैडम जी ज़रूर करें, ज़रूर। जुल्फ़कार गुलाम अली मेरा नाम है। ये अभी आपने जितने जिक्र किए इसमें तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया हुआ है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के हिसाब से, और फॉरेन फंडिंग का केस भी आया हुआ है। तो बहुत सारे केस तो हुकूमत के पास पड़े हुए हैं अगर इमरान खान के खिलाफ कोई एक्शन लेना हो, लेकिन आप भी तो रिलेक्टेंट है कि कोई इस वक्त हुकूमत कोई भी डिसीजन लेने के बजाय वो शायद इससे हो रहे कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया या पार्टी को बैन किया गया तो शायद मसाइल हो जाएंगे, तो इस पर भी कोई हुकूमत सोच रही है? देखिए बात ये है, आप मेरा ख्याल है यही तो मैं कह रही हूँ, हमारे तो पैनमा के वक्त और जो नैब की इंक्वायरी के वक्त एक एक लाइनें, एक एक टिक्कर, एक एक रिपोर्ट चलती थी। आप लोग भी वो रिपोर्ट करें। सारे केसेस इस वक्त FIA में हैं, सारे केसेस इस वक्त नैब में हैं, लेकिन हमें आदत नहीं है लोगों की वीडियोस को इस्तेमाल करके कॉम्प्रोमाइज़ करने का। अदारे काम कर रहे हैं, अदारों ने इनसे जवाब मांगे हुए हैं, उन जवाब के सवाल के जवाब में कह रहे हैं मैं रिकॉर्ड नहीं दूंगा। कोई कानून पाबंद नहीं मेरे से रिकॉर्ड लेने में। तमाम एक्शन हो रहा है, तमाम अदारे काम कर रहे हैं, कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। हम FIA के DG को बुलाकर हमारा वजीर आजम बैठाकर ये नहीं कहता कि इमरान खान के खिलाफ केस बनाओ, क्योंकि केस मौजूद है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आया है, फैसला है, ये रिपोर्ट नहीं है। ये तमाम चीज़ें इस वक्त रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, तमाम लोगों को तलब कर चुके हैं। वो जो नहीं आ रहा उसका भी तरीका है, कानून को जवाब लेना आता है। जी सवाल ये है कि आदमी आप पर झूठ मुनाफत पता नहीं क्या कहता है। एक बात ये कि जब से पाकिस्तान बना है ये बदकिस्मती चीज़ें देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ कि आज तक हर आने वाली हुकूमत जाने वाले को झूठा मुनाफत पता नहीं क्या क्या कहती है। कुतुबुल्लाह शाह ने अपनी किताब में लिखा है, उसने सबसे पहले शहीद सरवर्दी को उन्होंने गद्दार कहा, यहाँ पर गद्दार भी कहता है। हम ये जानने से कासिर है, कम अज़ कम मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि असल मसाइल की जड़ कौन है। ये कम अज़ कम कौन को बताया जाए कि असल मसाइल की जड़ क्या है और किस तरह ये मुल्क आगे जाएगा, इसका हल क्या होगा। देखिए असल मसाइल की जड़ इमरान खान जैसी कठपुतलियां हैं, जो एजेंसियों की रिपोर्ट पे जो वो खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, ब्रीफिंग पे दूसरों को, सियासी मुखालफिन को जेलों में डाल दें, उनकी बेटियों को जेलों में डाल दें, उनकी बहनों को डाल दें, उनकी माओं के खिलाफ केसेस करें। मतलब उनके ख्याल में सिर्फ जमहूरियत पसंद इमरान खान है, इमरान खान साहब के ख्याल में बाकी सब जो हैं वो दूसरे लोग हैं। वो इक़्तिदार में है तो मुल्क मुस्तहकम हो रहा है, वो इक़्तिदार से बाहर है तो मुल्क को आग लगा दो, दो टुकड़ों में तकसीम कर दो। वो मुल्कों की मईशत को तबाह करें, बेरोज़गार करें, भूखा करें, महंगाई करें, कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी तो तरजीह नहीं थी इनको ठीक करना। लेकिन कोई और हुकूमत आए तो वो बैरूनी मुल्क साजिश पे आई है। और एक दफ़ा कहते हैं कि जी मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन हो मुल्क में और इलेक्शन कराएं, दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं इस हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं, तो उसका इलेक्शन कैसे मानेंगे। और अगर इलेक्शन कराना था तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जब ये कहा था कि बैरूनी मुल्क साजिश नहीं हो रही, और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद आइन शिकनी की आपने, जिसमें आपने आइन तोड़ा, रात को डिप्टी स्पीकर से तोड़वा, तो इलेक्शन कॉल करते, कहते कि इलेक्शन पे आए सब लोग, इलेक्शन लड़ें। वजीर आजम थे, इख्तियार था, कुर्सी थी, इक़्तिदार था, कहते इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कॉल करके जाते। जो वो ऐसे कागज लेकर गए थे ना जेब में, खाली कागज चिट्ठा, वो इलेक्शन कमीशन को कहते, वो इलेक्शन की तारीख का खत होता, असेंबलियों को तहलील करते। पंजाब में भी हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत थी, वफाक में भी हुकूमत थी, कहते कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और ऐलान करते कि मैं इलेक्शन में जा रहा हूं। ये क्या बात हुई कि जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस फेल हो जाए, आपके खिलाफ हो जाए, आ जाए, कामयाब हो जाए, आपका इक़्तिदार चला जाए, तो उस वक्त कहें बैरूनी मुल्क साजिश हुई थी, उस वक्त कहें कि मुझे एजेंसियां रिपोर्ट देती थी कि ये चोर हैं, उस वक्त कहें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गारंटी आई हुई थी, उस वक्त अदारों के खिलाफ मुहिम चलाएं, उस वक्त अल्लाह माफ़ी दे शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाएं, उस वक्त मुल्क को दो टुकड़ों में तकसीम होने, ये क्या तमाशा है। और अपनी बात आए तो कहें मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं किसी कानून को नहीं मानता, मैं इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता, मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। इनका ख्याल है, इनका दिल क्या है, इनका दिल होता है कि पार्लियामेंट भी इनके अंडर हो, वजीर आला पंजाब भी इनके अंडर हो,
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इनके अंडर हो, मातहत हो इनका, सुप्रीम कोर्ट इनकी मातहत हो, इलेक्शन कमीशन इनका मातहत हो, FIA इनका मातहत हो, नैब इनका मातहत हो, हर चीजें इनके मातहती में चलें और जो फाशिज्म, जो रवैया इनका हो वो पूरे मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो। ये तमाशा नहीं हो सकता, इनको जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बारह ये कह चुके हैं कि CPAC के खिलाफ इमरान हुकूमत ने साजिश की और उन्होंने जो कौम से खिताब किया उसमें भी उन्होंने यही कहा। तो आपके पास जो मौजूद शवाहिद हैं उनके मुताबिक क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म ही इसमें मुलव्वस थे या CPAC अथॉरिटी के सरबराह जो साबिक अस्करी और सिविल हुकाम में हैं वो भी साजिश में होंगे? देखिए, जो साजिश की बात है ना वो तो इमरान खान बताएंगे, XYZ बता रहे हैं, एजेंसियां बता रहे हैं, ये तो बताएंगे कि किसने साजिश की। मैं आ रही हूँ ना। अच्छा, CPAC की बात जो आप कर रहे हैं, CPAC इन्होंने 4 साल तमाशा बना के रख दिया। इनको ये पता नहीं था कि कितने करोड़ों लोगों का उसके साथ रोजगार जुड़ा है, मुल्क का उसके साथ रोजगार जुड़ा हुआ है, मुल्क के अंदर मंसूबे उसके अंदर मौजूद हैं। एक जो एनुअल मीटिंग होती है 4 साल वो मीटिंग नहीं की क्योंकि कोई मंसूबा नहीं था। और फिर यहाँ नहीं कि उन मंसूबों के खिलाफ साजिश की हो, बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट को कंट्रोवर्शियल बनाया CPAC मंसूबों के अंदर। आते ही क्या बयान दिया कि जी सारे करप्शन पे बेस्ड मंसूबे थे CPAC के। ये साजिश सिर्फ उस फॉरेन फंडिंग की है जो इमरान खान ने इस मुल्क के साथ की है। इस मुल्क के 72 सालों में 75 सालों में कभी कश्मीर के ऊपर कोई नज़र नहीं उठी हिंदुस्तान की। ये पहला मौका है कि कश्मीर फरोशी की गई, कश्मीर का सौदा किया गया। और वहाँ से US से जब आए तो कहा मैं वर्ल्ड कप लेकर आया हूँ। सालसी का कहा गया है मुझे, तुम इतने बड़े सालिस, तुम 2 बंदों के दरमियान बात नहीं कर सकते तो तुमने सालसी करनी थी। जी मैडम, ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर कुछ बयान ऐसे आए, खुसूस मरियम नवाज साहबा के बयान के बाद ये बड़ी डिस्कशन रही कि फैसले कौन कर रहा है, कि अभी नवाज शरीफ के बातों को तस्लीम नहीं किया जा रहा कि वो इजलास से उठ कर जा रहे हैं और मुफ्ता इस्माइल साहब का फैसला ही अपनी फैसला कहलाता है। एक तो ये पोजीशन वादे कर दें कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया गया और ये सारी सूरत हाल क्यों पैदा हुई और आइंदा भी क्या इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। और दूसरा, शहबाज गिल के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि हुकूमत का ये ध्यान रहा है कि शहबाज गिल जो है वो उन्होंने इमरान खान की माँ पर ये सब कुछ किया और अभी ज़ाहिर है उनका जो तफ्तीशी अमल है वो जारी है और अभी उनको मेडिकल ग्राउंड पे दोबारा फिर भेज दिया गया है। तो क्या आपका हुकूमत के पास कोई ऐसी एविडेंस हैं जिससे ये साबित हो सके कि इमरान खान इस सारे साजिश में शरीक हैं? देखिए, इमरान खान तो हैं ही साजिशी, उनको और कुछ करना ही नहीं आता। साजिश के ख़त से लेकर साजिश के बयानिया तक एक ही बात है, लेकिन जब उसका सबूत नहीं होता, पूछो साजिशी बयानिया कहाँ से आया है, ख़त किधर है, वो किधर है इम्पोर्टेड बैरूनी मुल्क साजिश, कोई जवाब नहीं। तो साजिश तो ये बिल्कुल एक माइंड सेट है। दूसरी आपने बात की पेट्रोलियम की, तो उस पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके पूरे प्रोसेस पे कि किस तरह एवरेज ली जाती है और किस जब उस वो भी तो वक्त था पिछले महीने कि जब डॉलर भी बढ़ रहा था और पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ रही थी। उस वक्त पेट्रोल जो है हमने सस्ता किया था। एक एक जो पैसा है उसका रिलीफ आवाम को देंगे और वो इंशाल्लाह जिस तरह ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो तबाही ये मचा के गया है शख्स जो आज अपनी नालायकी और नाअहली का मातम करने की बजाय दूसरों पर इल्ज़ामात लगा रहा है, असल में ये तबाही तो इमरान खान साहब की मचाई हुई थी कि जब नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता नज़र आया तो उस वक्त 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया, जो IMF के प्रोग्राम की भी खिलाफ वर्जी थी और सब्सिडी भी जो जिसका हुजम था, मुल्क की माशी बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की। और अब इसलिए भी बयानिया तेज़ हो गया कि ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि किस तरह इकॉनमी जो है वो सीधी सिमत के ऊपर जा रही है। जी थैंक यू। मैडम, ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ने नून लीग के लीडरान को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है, तो अगर गिरफ्तारियाँ होती हैं तो फिर क्या लाहेमल होगा? आपसे इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो रहा होगा जब जाके नून लीग वाले सारे लीडरान को अंदर करने का? देखिए, ये आवाम को समझना पड़ेगा कि आपको याद होगा कि जिस वक्त ये लोग गिरफ्तारियाँ करते थे और जिस दिन पेट्रोल महंगा करते थे एक शख्स को गिरफ्तार कर देते थे, कोई ना कोई वारदात डाल देते थे जब कुछ ना कुछ काम करना होता था। और हम वो फाशिस्ट लोग नहीं हैं, हम कानून को हाथ में लेने वाले लोग नहीं हैं। जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी हुई है
जहां करप्शन हुई है वो गिरफ्तार भी होंगे, वो अपना हिसाब भी देंगे, चाहे वो इमरान खान हो या चाहे वो शहबाज गिल हो।